फलक वेदांत के सीने पर मुक्के मार रही थी, जिस वजह से वेदांत को उसे किस करने में काफी डिस्टरबेंस हो रही है। इरिटेट होकर वेदांत ने फलक के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर लगा दिया और उन्हें एक हाथ से पकड़कर उसे फ्रेंच किस करने लगा। अब फलक की सांसें भारी होने लगी थी, जिसे देख वेदांत ने उसके होठों को रिलीज कर दिया। वेदांत के किस ब्रेक करते ही फलक आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। इस वक्त उसका पूरा चेहरा इतना लाल हो चुका था मानो उसमें खून उतर आया हो। अभी उसने अपनी सांसों को नॉर्मल भी नहीं किया था कि वेदांत ने उसके कंधों पर अपने होठ रख दिए और उन्हें बेतहाशा चूमने लगा। उसका किस करना कब बाइटिंग में बदल गया उसे खुद पता ही नहीं चला। वेदांत ने फलक के दोनों हाथों और पैरों को अपनी टाइट ग्रिप में कैद किया हुआ था, जिस वजह से वो हेल्पलेस फील कर रही थी। वेदांत का हर एक टच उसे अंदर तक सिहरने को मजबूर कर रहा था, जिस वजह से वो अपनी बॉडी में अलग ही चेंजेस फील कर रही थी। ऐसा नहीं था कि वो और वेदांत पहली बार करीब आए थे, वो दोनों तो पहले ही अपनी लिमिट्स क्रॉस कर चुके थे, लेकिन तब बात अलग थी। तब फलक होश में नहीं थी, लेकिन आज तो वो पूरी तरह से होश में थी, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। कुछ ही देर में वेदांत ने फलक के कंधे, कॉलर बोन और क्लीवेज को लाल निशानों से भर दिया था, जिसे देख वेदांत को अलग ही सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था। उसकी नज़र फलक पे गई, जो अभी भी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वेदांत ने कुछ पल उसके चेहरे को अपनी मदहोशी भरी निगाहों से देखा, फिर उसके कान पर अपनी गर्म सांसें छोड़ने हुए हस्की वॉइस में बोला, "यू आर सो मच टेम्पटिंग बार्बी, नाव आई कांट कंट्रोल माई हार्मोन्स।" वेदांत ने इतना कह फलक को आई विंक कर दिया। वहीं वेदांत की इतनी लस्टी बातें सुन फलक के गाल शर्म से और भी ज्यादा लाल हो गए। उसने जैसे ही आंखें खोल वेदांत को देखना चाहा, एक आह के साथ उसकी आंखें दोबारा बंद हो गई। अब उस बाथरूम में सिर्फ फलक की दर्द भरी सिसकियां और वेदांत के तेज सांसों का शोर सुनाई दे रहा था, जो वेदांत को प्लेजर दे रही थी। बाथटब से छलकता पानी इस बात का गवाह था कि उन दोनों के बीच क्या हो रहा है। करीब 1 घंटे बाद फलक और वेदांत बाथरूम में बाहर आए। इस वक्त फलक ने बाथरोब पहना हुआ था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। वहीं वेदांत अपने वी शेप कमर पर लूज टॉवल लपेटे उसे ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था, जिसे देख फलक का चेहरा और भी ज्यादा गुस्से से लाल हो गया। वेदांत ने उसके और कदम बढ़ाए तो इस बार फलक ने भी अपने कदम पीछे नहीं लिए। वो उसी तरह अपनी रेड ब्लड ग्रे आईज से वेदांत की ब्लू लस्टी आईज में देख रही थी। वेदांत फलक के एकदम करीब आ गया। वेदांत अपना चेहरा फलक के गीले बालों के बीच ले गया और फलक की नेचुरल जैस्मिन फ्रेग्रेंस को इनहेल करते हुए बोला, "बार्बी, आई हैव कंप्लीटेड ओनली 3 राउंड्स, वो भी एक एक ही पोजीशन में। ये तो सिर्फ डेमो है, अभी तो मुझे और भी बहुत सी पोजीशन ट्राई करनी है, जिसमें पता नहीं कितने राउंड कंप्लीट हो जाते, बिकॉज आई एम अ मॉन्स्टर इन दिस थिंग्स।" वेदांत ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बिखेरे हुए कहा, जिसे देख फलक के हाथों की मुट्ठियां कस गई। वेदांत ने फलक के हाथों की ओर देखा और उसकी मुट्ठियां खोलते हुए बोला, "आई एम योर हस्बैंड बाबी। ये हक है मेरा और सिर्फ मेरा ही हक है ये। अब तुम चाहकर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती और जल्द ही तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे करीब आओगी। तुम्हें इस कदर मेरी आदत हो जाएगी कि तुम हर पल सिर्फ मुझे ही देखना चाहोगी, हर पल मेरे साथ रहना चाहोगी। तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें हर पल तुम्हें मुझे देखने के लिए मजबूर करूंगी। इस हद तक लत लग जाएगी तुम्हें मेरी।" वेदांत ने ये सारी बातें फलक की आंखों में आंखें डालकर कही थी। उसकी कही गई एक एक बातें सीधा फलक के दिल पर उतर रही थी। फलक देख सकती थी कि वेदांत की आंखों में उसके लिए अलग ही शिद्दत नजर आ रही थी, जिसे देख फलक का दिल जोरों से धड़कने लगा।
फलक की नजरें आज उससे बगावत पे उतर आई थी। वो चाहकर भी वेदांत से नजरें नहीं हटा पा रही थी। क्या ये मुझे अफेक्ट करने लगे हैं? नो 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 फलक, तू भूल मत ये कौन है और ये क्या करता है। ही इज अ माफिया, एक क्रिमिनल जिसका काम है इल्लीगल काम करना और लोगों को मौत के घाट उतरना। तू कैसे भूल सकती है कि शादी करने से लेकर अब तक ये रोज तुझे किसी न किसी बात से ब्लैकमेल करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि पापा ने हमेशा कहा था कि जिस इंसान के हाथ गलत कामों में इन्वॉल्व हो उनसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं जोड़ते। ये शादी तेरे लिए सिर्फ एक डील है फलक, और इस बात को तू भूल मत। ये मकसद वीर चौधरी को उसके किए की सजा देना है। जिस दिन तेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा तुझे खुद को और ध्वनि को इस पिंजरे से हमेशा हमेशा के लिए आजाद करना होगा, फलक ने मन ही मन खुद से कहा। व्हाट हैपेंड बारबी, फीलिंग समथिंग? वेदांत ने अपनी एक आईब्रो इरेज करते हुए कहा तो फलक ने जल्दी से ना में अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद फलक और वेदांत भी रेडी होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ गए। इस वक्त फलक को बहुत थकावट महसूस हो रही थी, जिसे उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। वेदांत की दी हुई हिक्किस को छुपाने के लिए फलक ने आज हाई नेक टॉप विथ लूज जीन्स पहना हुआ था। अपने बालों को मैसी से बन में बांधे हुए फलक इस कैजुअल लुक में भी अट्रैक्टिव ही दिख रही थी। वहीं वेदांत भी ग्रे कलर के बिजनेस सूट में बहुत हैंडसम दिख रहा था। वो दोनों भी सब घर वालों को ब्रेकफास्ट में ज्वाइन कर लेते हैं। सब घर वाले शांति से नाश्ता कर रहे थे, वहीं निहाल अपनी तिरछी नजरों से ध्वनि को ही देख रहा था जो करण के बगल में बैठ नाश्ता कर रही थी। ध्वनि को देख निहाल को थोड़े देर पहले हुआ इंसिडेंट याद आ रहा था, जिस वजह से वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अरे निहाल, तुम्हारा चेहरा इतना रेड रेड क्यों दिख रहा है? अंगद जी ने कहा तो सारे घर वाले उसी की ओर देखने लगे। उन सबको अपनी ओर देखता पाकर निहाल बुरी तरह खांसने लगा। निहाल, ये लीजिए पानी। सोनम ने निहाल को पानी का ग्लास थमाते हुए कहा। निहाल ने उसके हाथ से ग्लास लेकर पानी पिया और सोनम को थैंक्स बोल अंगद जी से बोला, वो अंकल, वो मैंने न्यू बॉडी वॉश ट्राई किया था, शायद उसी का रिएक्शन है, लेकिन आप टेंस मत होइए, मैंने उसे फेंक दिया है। निहाल की बात सुनकर सब घर वालों थोड़ी राहत की सांस ली और अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। लेकिन निहाल की बात सुन वेदांत की भौहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ अलग ही बात चल रही हो। नाश्ता कंप्लीट कर जहां वेदांत, निहाल और अंगद जी ऑफिस के लिए निकल गए तो वहीं फलक, ध्वनि और करण भी अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल गए। कॉलेज पहुंचते ही करण, ध्वनि और उसके दोस्तों का सामना नैन्सी और उसकी गैंग से हुआ। जहां करण और उसके दोस्तों ने उन सबको बुरी तरह इग्नोर किया तो वहीं ध्वनि उन्हें देख थोड़ा डर गई। लेकिन करण को देख उसने थोड़ी राहत महसूस की, जैसे कि वो उसके लिए कोई ढाल हो। करण ने भी उन्हें देखकर ध्वनि के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया, जिसे देख नैन्सी का चेहरा उतर गया। तो वहीं आदर्श और रोनित के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई, जैसे वो यही चाहते हों। पता नहीं कॉलेज आते ही इन घटिया लोगों की शक्ल क्यों दिख जाती है, सोनिया ने आई रोल करते हुए कहा। छोड़ ना तू उन्हें, उनका काम ही यही है, अक्ष ने सोनिया के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मैं तो भूल ही गया कि ये सब अभी भी यहाँ पढ़ ही रहे हैं, रॉकी ने मुंह बनाते हुए कहा। उन सबकी बातों के बीच करण एकदम साइलेंट था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दिया हो। वहीं ध्वनि उन सबकी बातें गौर से सुन रही थी। उसे इतना तो समझ आ गया था कि करण और उसके दोस्त नैन्सी और उसकी गैंग को अच्छे से जानते हैं। वहीं दूसरी ओर फलक अपनी कंपनी में अपने मन लगाकर काम कर रही थी। तभी आदेश उसके पास आया और उससे बोला, फलक, हमें न्यू वर्क मिला है, हमें जल्द से जल्द हमारे न्यू क्लाइंट के स्टोर के लिए 15 ड्रेसेस डिजाइन करनी है। मैं क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, तुम भी चलो।
आदेश की बात सुन फलक अपना काम छोड़ आदेश के साथ कंपनी के ही एक वेटिंग एरिया में चली गई। वहां जाकर जैसे ही फलक ने उस क्लाइंट का चेहरा देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। फलक के सामने इस वक्त वीर खड़ा हुआ था, जो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बटोरे उसे ही देख रहा था। वीर को देख फलक के थकान भरे चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें उभर आई थी। हेलो मिस्टर चौधरी, आपसे मिलकर खुशी हुई, आदेश ने वीर से हैंड शेक करते हुए कहा। आई होप आप मेरी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे, वीर ने आदेश से कहा, लेकिन ये सब कहते हुए भी उसकी नजरें एक टक फलक को ही निहारे जा रही थी, जिसे देख वो बस दांत पीस कर रह गई। जैसे ही वीर ने फलक से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया, फलक ने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्कार कर लिया। उसके ऐसा करते ही वीर के बढ़ाए हुए हाथ की मुट्ठियां बन गई तो वहीं आदेश उसे हैरानी से देखने लगा। उसे फलक का ऐसा बिहेवियर काफी अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया। चलिए हम ड्रेसेस के बारे में बात कर लेते हैं, आदेश ने वहां क्रिएट हुई अक्वर्डनेस को कम करते हुए कहा। तो वो तीनों जाकर वहां रखे सोफे पर सेटल हो गए। वीर वहां रखे सिंगल सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया, तो वहीं उसके सामने रखे सोफे पर आदेश और फलक बैठ गए। आदेश को फलक के इतने करीब बैठे देख वीर का चेहरा काला पड़ गया। उसका मन कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त आदेश के हाथ पैर तोड़ उसे इस लायक ही ना छोड़े कि वो फलक को देख भी सके। इसी तरह उन तीनों की ड्रेसेस से रिलेटेड मीटिंग करीब 2 घंटों तक चली। असल में बात करने को ज्यादा बात ही नहीं थी, लेकिन वीर ने जानबूझकर मीटिंग को बेवजह इतना लंबा खींचा था। उसका ध्यान ड्रेसेस की डिजाइनिंग से रिलेटेड बालों में कम और फलक को ताड़ने में ज्यादा था। वहीं फलक भी उसकी इस करतूत को बखूबी समझती थी, जिसे देख उसका खून बस उबाल मार कर खामोश हो जा रहा था। आदेश, मैं चाहूंगा कि अगर मुझे किसी तरह का कोई डाउट या डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई बात करनी होगी तो आप मिस शर्मा के साथ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने जरूर आओगे, वीर ने टेढ़ी स्माइल करते हुए कहा। उसकी बात पर आदेश ने भी हाँ में अपना सिर हिलाकर सहमति दे दी। वहीं फलक के दिमाग में तो कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वीर की बातें उसके लिए प्रॉब्लम कम और अपॉर्चुनिटी ज्यादा लग रही थी। वीर चौधरी, तुमने ये कंडीशन रख खुद के लिए ही कब्र खोदने का काम कर दिया है। अब देखो तुम्हारी दिए इस मौके का मैं कैसे तुम्हारे खिलाफ ही फायदा उठाती हूँ, फलक ने मन ही मन खुद से कहा। लेकिन उसने अपने इस भाव को जरा सा भी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। तभी आदेश के मोबाइल पे किसी अननोन नंबर का कॉल आया, तो आदेश अपना मोबाइल लेकर सबसे एक्सक्यूज मी बोल उस कमरे से बाहर निकल गया। आदेश के बाहर जाते ही अब उस कमरे में सिर्फ वीर और फलक बैठे थे। आदेश को वो फोन कॉल जरूर तुम्हारे ही किसी आदमी ने किया है न, फलक ने सार्कास्टिकली कहा। उसकी बात सुन वीर के चेहरे पर तिरछी स्माइल आ गई। आई लाइक योर सिक्स सेंस जान। तुम जितनी अच्छी तरह मेरे दांव पेंच समझ जाती हो, वैसा शायद ही कभी किसी ने समझा होगा। इसीलिए तो मैंने अपना दिल तुम पर हार दिया है, वीर ने इतना कह फलक को आई विंक कर दिया। उसकी इस हरकत पर फलक के हाथों की मुट्ठियां कस गई, लेकिन उसका चेहरा अब भी कामनेस से भरा हुआ था। आई थिंक तुम्हारे पास अनगिनत दिल होंगे जिन्हें तुम हर रोज नई लड़की पर हारते होगे। और तुम्हें सही कहा कि मेरा सिक्स सेंस बहुत अच्छा है, तभी तो उसने स्टार्टिंग से तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, फलक ने आई रोल करते हुए कहा। वीर अपनी जगह से उठा और उसने अपने कदम फलक की ओर बढ़ा दिए। फलक अपनी जगह शांति से बैठी उसकी हर एक हरकत को गौर से देख रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से जजरा भी हिली नहीं। अचानक वीर फलक के चेहरे की ओर झुका और उसकी हेजल ग्रे आईज में देखने लगा। ठीक है जान, अब देखते हैं कि आखिर तुम कब तक मुझसे दूर रहती हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम एक दिन खुद मेरे पास आओगी और खुद को मुझे सौंप दोगी,
वीर ने फलक के चेहरे पर फूंक मारते हुए कहा और उस कमरे से चला गया। वीर के उस कमरे से बाहर जाते ही फलक ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो उसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थी, मानो वो उसमें किसी को भी जलाने की ताकत रखती हो। वहीं दूसरी ओर ध्वनि की क्लास में उसकी एक अच्छी दोस्त बन गई थी जिसका नाम रीटा था। रीटा एक मस्तीखोर, साफ दिल की और अच्छे फैमिली स्टेटस से बिलोंग करने वाली लड़की थी। ध्वनि ने रीटा की दोस्ती भी करण और उसके दोस्तों से करवा दी थी। वो 6 लोग इस वक्त कैंटीन में बैठकर लंच एंजॉय कर रहे थे। तभी रीटा ने उन 5 से कहा, मैं अपने लिए आइसक्रीम लेने जा रही हूँ, क्या तुम लोगों को भी चाहिए? रीटा की बात सुन अक्ष और सोनिया ने हाँ में अपना सिर हिला दिया तो ध्वनि उससे बोली, रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इतना बोल वो भी रीटा के पीछे पीछे चली गई। वहीं करण इस वक्त पूरी तरह से शांत था, जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। उसे ऐसा देख सोनिया, रॉकी और अक्ष को शायद समझ आ चुका था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तू अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है? तू भूल क्यों नहीं जाता उसे? रॉकी ने करण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हो यार करण, वो हमारी दोस्ती के लायक कभी थी ही नहीं, सोनिया ने रॉकी को सपोर्ट करते हुए कहा। मुझे तो वो पहले दिन से ही बेवकूफ डम्बो लगती थी, तभी तो उसने तुझे छोड़ उस चालक लोमड़ी जैसे इंसान को चूज किया, अक्ष ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं उसके बारे में सोचूं, वो इतनी भी खास नहीं मेरे लिए, करण ने उन सबको जवाब देते हुए कहा। वहीं दूसरी ओर ध्वनि और रीटा इस वक्त आइसक्रीम लेकर आ ही रहे थे कि उन्हें रास्ते पर आदर्श और रोनित मिल गए। इस वक्त उनके साथ उनके 2 और दोस्त नमन और रोहन भी थे। उन चारों ने ध्वनि और रीटा का रास्ता रोक दिया। उनके ऐसा करते ही रीटा उन्हें आंखें छोटी कर देखने लगी। ये क्या हरकत है? रीटा ने उन चारों से कहा। बेब, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये आइसक्रीम हमारे साथ शेयर करनी चाहिए? आफ्टर ऑल वी आर योर सीनियर्स, आदर्श ने अपने होठ पर जीभ फेरते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर रीटा और ध्वनि को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन रीटा ने बात संभालते हुए कहा, ओके, अगर आपको ही इसको खाना है तो खा लो। इतना बोल उसने अपने हाथों में रखी आइसक्रीम आदर्श के हाथों में थमा दी और वहां से ध्वनि का हाथ पकड़कर जाने लगी। तभी रोनित ने दूसरी ओर से ध्वनि के हाथों को पकड़ लिया। ऐसा होते ही ध्वनि को घबराहट होने लगी। वहीं रीटा ने जैसे ही रोनित को ध्वनि का हाथ पकड़े देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आई सेड लिव हर हैंड अदरवाइज यू हैव टू पे फॉर दिस, रीटा ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी इस बात पर वो चारों लड़के बेशमों की तरह हंसने लगे। देखो देखो दोस्तों, ये लड़की, क्या नाम है इसका? हाँ, रीटा हमें क्या कह रही है कि अगर हमने इस बटरफ्लाई के छोड़ा नहीं तो ये हमें सबक सिखाएगी, रोनित ने हंसते हुए कहा। तभी एक किक आकर रोनित के मुंह पर पड़ी, जिस वजह से उसके नाक से खून निकल आया। आह यू ब्लडी बाय। ये सीन देख जहां ध्वनि की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई तो वहीं आदर्श, नमन और रोहन का ये देख खून खौल उठा। वो तीनों जैसे ही रीटा की ओर लपके, रीटा उन्हें कराते के मूव से अटैक करने लगी। रीटा बहुत अच्छी कराते मूव से उन पर अटैक कर रही थी, लेकिन आखिर थी भी तो वो एक लड़की, वो उन 3 मस्कुलर बॉडी वाले लड़कों के सामने कहाँ टिक पाती। अचानक उन चारों के कान में रोनित की आवाज आई। जैसे ही उन चारों ने सामने की ओर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जहां आदर्श और उसके दोस्तों के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई तो वहीं रीटा का खून खौल उठा। उनके सामने रोनित ने ध्वनि को अपनी टाइट ग्रिप में कैद किया गया था। जब आदर्श और उसके दोस्तों ने देखा कि रीटा का ध्यान अभी ध्वनि की ओर है तो उन तीनों ने इस बात का फायदा उठाकर रीटा को पकड़ लिया, जिसे देख ध्वनि की शक्ल रोने जैसे हो गई। ऐसा नहीं था कि ध्वनि स्टार्टिंग से इतनी डरपोक और कमजोर थी।
बस वक्त, हालात और कुछ बुरे अतीत ने उसे इतना डरपोक बना दिया था को वो लड़ाई झगड़े के नाम से ही डर जाती थी। बटरफ्लाई, तुम्हारी फ्रेंड ने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। अब उसके लिए तुम्हें पे करना होगा, रोनित ने एविल स्माइल करते हुए कहा और ध्वनि के चेहरे की ओर झुकने लगा। उसे ऐसा करता देख ध्वनि कांपने लगी। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही रोनित के होठ ध्वनि को छू पाते किसी का जोरदार पंच उसके मुंह पे आकर लगा। जैसे ही ध्वनि ने रोनित की चीख सुनी, उसने सामने खड़े इंसान को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ध्वनि के सामने इस वक्त आंखों में अंगारे लिए करण खड़ा था, जिसे देख रोनित के डर से पसीने छूट गए। वहीं करण को देख आदर्श और उसके दोस्तों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। आखिर उनके सामने एशियाई बॉक्सिंग चैंपियन द करण सिंघानिया जो खड़ा था, जिसे देख उनका हाल अब बेहाल होने लगा था। देखो करण, तुम गलत है। इससे पहले कि रोनित अपनी बात कंप्लीट कर पाता, करण ने उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। दर्द से कराहते हुए रोनित जमीन पर धाराशाही हो गया। कुछ ही मिनटों में करण ने आदर्श और उसके दोस्तों का मार मार कर कचुम्बर बना दिया, जिसे देख आसपास के स्टूडेंट डर से कांप गए। उन्हें इस वक्त करण किसी नर्क के जल्लाद से कम नहीं लग रहा था, जिसके ऊपर अभी सिर्फ खून सवार था। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? इतना बोलकर करण ने रोनित के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया, जिस वजह से रोनित के मुंह से एक खून की धार बह निकली। तू किस करेगा उसे? हाँ, तू किस करेगा? तूने सोचा भी कैसे कि तू उसे छू सकता है? इतना बोल करण ने उसके हाथों को बेरहमी से तोड़ दिया। रोनित की एक दर्दनाक चीख उस कैंटीन में गूंज गई। करण ने इसी तरह कुछ ही मिनटों में आदर्श और उसके दोस्तों को मार मार कर खून से लथपथ कर दिया। जहां ये सब देख करण, रीटा, सोनिया, अक्ष और रॉकी खुश थे, तो वहीं ध्वनि ये सब देख पैनिक करने लगी। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ धुंधली सी यादें तैरने लगी, जिसे सोचकर उसका दिमाग लगभग फटने को था। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज बंद करो इसे, ध्वनि ने अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी आवाज सुन सबने उसकी ओर देख तो वो डर से कांप रही थी। उसने अभी भी अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद किया हुआ। सोनिया, रीटा, रॉकी और अक्ष दौड़कर ध्वनि के पास आ गए। वो सभी उसे देख घबरा गए। करण ने भी रोनित और उसके दोस्तों की पिटाई करना बंद किया और ध्वनि की ओर बढ़ गया। वहीं ध्वनि की पूरी बॉडी अब पसीने से लथपथ हो चुकी थी। अक्ष उसे पानी पिला रहा था, तभी ध्वनि के आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेसुध सी जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि वो जमीन को छू भी पाती, करण ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। ध्वनि वेकअप, करण ने ध्वनि के गालों को धपधपाते हुए कहा। लेकिन ध्वनि तो ऐसी बेसुध थी जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। आई थिंक शी नीड ए डॉक्टर, सोनिया ने अपने दोस्तों से कहा। उसकी बात सभी को ठीक लगी और करण ध्वनि को अपनी बाहों में उठाए कार की ओर बढ़ गया। लड़ाई की न्यूज़ सुनकर कॉलेज के डीन भी वहां आ गए थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वेदांत सिंघानिया के भाई करण सिंघानिया को रोक पाए। करण की बाहों में ध्वनि को देख एक शख्स की आंखें लाल हो गई। वो और कोई नहीं, नैसी थी, जो अपनी फ्रेंड लीजा के साथ थोड़ी देर पहले ही कैंटीन में आई थी। उसने अपनी नजरें करण से फेर ली और आदर्श के पास जाकर उसे संभालने लगी। बेबी, देखा वो करण कैसा है? वो अब भी मुझे वैसे ही परेशान करता है जैसे पहले करता था। वो लड़की बटरफ्लाई भी उससे मिली हुई है, तभी तो उसने बेचारे रोनित के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे करण से पिटवाया। और जब मैं उसे समझाने आगे आया तो देखो उसने मुझे और हमारे दोस्तों को भी कितना मारा। आदर्श ने नैसी के सामने मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए कहा। उसकी बात सुन नैसी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें छा गई। तुम बिल्कुल नहीं बदले करण, सिर्फ तुम्हारी इन्हीं गलत हरकतों की वजह से आज हमारे बीच इतनी दूरियां आ चुकी हैं।
जो कभी मिट नहीं सकती, नैन्सी ने अपने मन ही मन खुद से कहा और आदर्श को सहारा देकर उठाने लगी। शाम का वक्त फलक अपने ऑफिस से निकलकर जैसे ही बाहर जाने को हुई, उसे सामने जानी पहचानी कार नजर आई, जिसे देख उसकी आंखें छोटी हो गई। सामने कार की ग्लास डाउन हुई तो उसे एक जाना पहचाना शैतान नजर आया, जिसे देख उसका मुंह बन गया। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने चेक किया तो उसमें एक मैसेज आया था, कम हेयर बार्बी। फलक ने एक नज़र घूरकर वेदांत की ओर देखा, जिसने अब अपनी कार की ग्लास विंडो बंद कर ली थी, लेकिन फलक उस काले शीशे के पीछे से भी वेदांत की नीली आंखें साफ देख सकती थी। तभी वेदांत की स्मार्टफोन पे एक नोटिफिकेशन आई। वेदांत ने ओपन करके देखा तो उसकी तलवार सी शार्प आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। लेकिन क्यों? किसी ने देख लिया तो? फलक के भेजे मैसेज को पढ़कर वेदांत के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई। फलक के मैसेज को पढ़कर उसे ऐसा लगा रहा था कि जैसे वो दोनों कोई टीनेजर्स हो और घर वालों से छुपकर डेटिंग कर रहे हो। माय लिटिल डम्बो बाबी। वेदांत उस मैसेज को पढ़ धीरे से बुदबुदाया, मैंने तुम्हें सवाल करने का हक नहीं दिया बार्बी। रिप्लाई में वेदांत के भेजे ऐसे डोमिनेटिंग मैसेज को पढ़ फलक ने दांत भींच लिए और पैर पटकते हुए वेदांत की ओर बढ़ गई। उसके वहां पहुंचते ही राज ने उसके साइड का डोर खोला और फलक अंदर बैठ गई। फलक के अंदर बैठते ही वेदांत ने उसे अपने लंबे हाथों से खींचकर अपने लैप पर बैठा लिया। फलक उसकी इस हरकत पर बुरी तरह खिसिया गई। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। ऐसा नहीं था कि वेदांत ने ये हरकत पहली बार की थी, लेकिन हमेशा वो दोनों अकेले हुआ करते थे, पर आज इस वक्त वो दोनों कार में थे और उस कार में उनके अलावा 2 लोग और भी थे। वेदांत ने अपने साइड के बटन को प्रेस किया, जिस वजह से उस कार का पार्टीशन ऑन हो गया। उस पार्टीशन को देखकर फलक ने राहत की सांस ली। तभी उसे अपनी गर्दन पर वेदांत की गर्म सांसें महसूस हुई, जिस वजह से उसकी बॉडी अंदर तक सिहर उठी। एमआर सिंघानिया, ये आपका बेडरूम नहीं है और न यहाँ हम दोनों अकेले हैं। कंट्रोल योर सेल्फ, फलक ने दांत किटकिटाते हुए कहा। डू यू रियली थिंक बार्बी कि मैं तुम्हें देखकर कंट्रोल कर लूं? वेदांत ने अपने अंगूठे से फलक के लाल चेरी जैसे होठों को रब करते हुए कहा। इस वक्त वेदांत अपने दूसरे हाथ से फलक के लोअर बैंक को सहला रहा था। उसके ऐसा करने से फलक अपनी बॉडी में गूज़बम्स फील कर रही थी, जिस वजह से उसकी सांसें अब थोड़ी भारी हो रही थी। फलक ने अपनी भारी हो रही सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज स्टॉप ईट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा बार्बी? वेदांत ने फलक के कंधों को इनहेल करते हुए कहा। वेदांत की गर्म सांसें जहां भी फलक की स्किन पर पड़ रही थी, उसके स्किन का वो एरिया रेड होते जा रहा था। फलक ने वेदांत से नजरें चुराते हुए कहा, आप जो वो कर रहे हैं, मुझे तुम्हारे वही वो का नाम जानना है। वेदांत ने फलक के कान को हल्का बाइट करते हुए कहा, एह। फलक के मुंह से हल्की सिसकी निकल गई और वो अपने कान को सहलाते हुए वेदांत को अपनी हेजल ग्रे आइज से घूरने लगी। बेशर्म बाघड़ बिल्ला कहीं का, फलक धीरे से बुदबुदाई। क्या तुमने मेरी तारीफ की बार्बी? वेदांत ने एक आईब्रो रेस करते हुए कहा। आपने यहाँ मुझे बुलाया क्यों है, ये बताइए, फलक ने मुंह बनाते हुए कहा। आई थे। वेदांत की बातें सुन फलक उसे अजीब नजरों से देखने लगी। अरे वाह, ये तो कमाल है, आपके चरण कहाँ है प्रभु उर्फ मेरे पति परमेश्वर। मुझे मूवी देखनी है और मुझे ही नहीं पता। आई थिंक मुझे मूवी देखने की नहीं, आपको डॉक्टर को आपको दिखाने की ज्यादा जरूरत है। फलक ने ये बातें इतनी अजीब तरीके से कही थी कि वेदांत उसे अपनी रेड ब्लू आइज से घूरने लगा। उसे खुद को इस तरह घूरता देखकर फलक ने डर से अपना धूप गटक लिया। ओह फलक, लगता है तूने इस साइको के अंदर शैतान को जगा दिया, फलक ने मन ही मन खुद से कहा। आर यू पॉकिंग मी बार्बी?
वेदांत ने फलक के गालों को सहलाते हुए कहा तो फलक ने झट से अपना सिरनामे हिला दिया। वो एक्चुअली मैं वेदांत ने फलक को बोलने का मौका नहीं दिया और उसके नर्म होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके ऐसा करते ही फलक अंदर तक कांप गई। क्योंकि वेदांत का एक हाथ फलक के सिर के पीछे था तो वहीं उसका दूसरा हाथ फलक की थाइस को सहला रहा था, जिस वजह से फलक भी बेचैन हो रही थी। फलक ना तो वेदांत का साथ दे रही थी नहीं उसे रेसिस्ट कर रही थी। वेदांत ने फलक को कार की बैकसीट पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे डीपली किस करने लगा। करीब आधे घंटे बाद उनकी कार का जब ब्रेक लगा तो फलक अपने सेंस में आई और वेदांत के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगी। जब वेदांत ने फलक को स्ट्रगल करते देखा तो उसने उसे किस करना बंद कर दिया। वेदांत ने उसे एक आईब्रो रेस करते हुए देखा, मानो पूछ रहा हो, क्या हुआ? फलक ने अपनी एबनॉर्मल सांसों को नॉर्मल करते हुए वेदांत को घूरा। कार रुक चुकी है, आई थिंक हम सिनेमा हॉल पहुंच गए हैं, फलक ने अपने शब्दों को चबाते हुए कहा और कार से बाहर निकल गई। फलक ने जैसे ही सामने मौजूद जगह को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने पीछे मुड़कर घूरते हुए वेदांत को देखा और दांत पीसते हुए बोली, ये क्या है? फलक इस वक्त डार्क विला के सामने थी, जिसे देख वो अपनी आंखें छोटी कर वेदांत को घूरने लगी। क्या हम मूवी यहाँ देखेंगे? फलक ने थोड़े शक भरे लहजे से कहा। यस बार्बी, वेदांत ने फलक की ओर अपने कदम बढ़ाते हुए कहा। वेदांत की बात सुन फलक विला के अंदर जाने। बार्बी मूवी तुम्हें अंदर नहीं बेसमेंट में देखने को मिलेगी, वेदांत ने अपने हाथ से फलक के हाथ को इंटरवाइन करते हुए कहा। वेदांत की बात सुन फलक के फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड हो गए, लेकिन वेदांत ने इस बात पे ज्यादा गौर नहीं किया और फलक के साथ बेसमेंट की ओर चला गया। फलक जैसे ही बेसमेंट के अंदर पहुंची वहां का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। मिस मोहिनी, फलक धीरे से बुदबुदाए। फलक की बात सुन वेदांत के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। दिल्ली शहर के एक बड़े से हॉस्पिटल में एक शख्स वेंटिलेटर पर चारों ओर मशीनों से घिरा हुआ था। इस वक्त उसका हैंडसम चेहरा बिल्कुल बेजान सा दिख रहा था, जिसे देख बाहर खड़े आदमी की आंखें नम हो गईं। एमा दीवान, अभी तक मिस्टर नील की कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर हालात ऐसे ही रहें तो हमें लगता है हमें इन्हें मुंबई रेफर करना होगा, पीछे खड़े डॉक्टर ने कहा। मुझे कुछ भी नहीं पता डॉक्टर, बस मैं इतना जानता हूँ कि मुझे मेरा बेटा किसी भी हाल में पहले की तरह चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे उसे लेकर अमेरिका ही क्यों ना जाना पड़े। आई वांट माई सन सेम एज बिफोर, मिस्टर दीवान ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। मिस्टर दीवान की बात सुन डॉक्टर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। मुंबई डार्क विला के बेसमेंट में मोहिनी चेयर से बंधी हुई बैठी थी। फलक ने देखा उसके हाथ पैरों से खून निकल रहा था, शायद किसी ने उसे बुरी तरह मारा था। फलक ने नजरें घुमाकर देखा तो बेसमेंट के राइट साइड में दो लड़कियां खड़ी थी जो देखने से ही फाइटर दिख रही थी। उन्हें देख फलक को ये समझने में देर नहीं लगी कि मोहिनी का ऐसा हाल किसने किया है। फलक ने हैरान नजरों से वेदांत की ओर देखा तो वेदांत ने आकर उसकी कमर में हाथ डाल दिया और उसे सामने की ओर देखने का इशारा किया। फलक के सामने देखते ही उसे मोहिनी के पास एक बॉडीगार्ड जाते हुए दिखाई दिया। फलक ने देखा कि उस बॉडीगार्ड ने मोहिनी को एक इंजेक्शन लगाया। इतना होते ही वेदांत फलक को बेसमेंट के साइड में बने चैम्बर रूम में लेकर गया। इस चैम्बर रूम में एक कांच की बहुत बड़ी वॉल थी, जिसमें से बेसमेंट के अंदर का नजारा साफ देखा जा सकता था। फलक अभी चैम्बर रूम को देख ही रही थी कि उसे मोहिनी की चीखें सुनाई देने लगी। फलक ने देखा मोहिनी अपनी चेयर पर बैठी जोर जोर से चीख रही थी, वो बार बार हेल्प की गुहार लगा रही थी।
मोहिनी को ऐसे चीखते चिल्लाते और तड़पते देख फलक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फलक जैसे ही मोहिनी की मदद के लिए उसके पास जाने को हुई, वेदांत ने उसकी कलाई को मजबूती से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। फलक जाकर वेदांत के मजबूत सीने से जा टकराई। वेदांत ने फलक को टर्न किया और उसके कमर के चारों ओर अपने हाथ को लपेटकर अपनी चीन फलक के नाजुक कंधों पर टिकाकर अपनी धीमी मगर गहरी आवाज में बोला, चुपचाप मूवी एंजॉय करो बारबी, अगर तुमने मुझे या खुद को जरा सा भी डिस्टर्ब किया तो तुम बहुत रिग्रेट करोगी। वेदांत की ऐसी साइको वाली बातें सुन फलक का मुंह आवाक से खुला का खुला रह गया। फलक ने वेदांत की बातों को काटने की गलती नहीं की, लेकिन उसे मोहिनी की हालत देख उस पर बेहद तरस आ रहा था। फलक को पता ही नहीं चला कब उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। अचानक मोहिनी एक बार दर्द से चीखी और जमीन पर बेजान गुड़िया की तरह गिर गई। ऐसा होते ही फलक ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और इसी के साथ ही उसके आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। फलक के सामने पानीपत में हुई उस लड़की की मौत उसके आंखों के सामने घूम गई। अचानक फलक को अपने गालों पर किसी की ठंडी उंगलियां महसूस हुई। ऐसा होते ही फलक ने अपनी रेड ब्लड ग्रे आईज से वेदांत की ओर देखा, जो उसे ही अपनी ठंडी नीली आंखों से देख रहा था। तुम्हें ऐसी घंटिया लड़की के लिए अपने कीमती आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। वेदांत की बातें सुन फलक उसे गुस्से से घूरने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस लड़की ने ऐसा क्या किया कि आपने इसे इतनी दर्दनाक मौत की सजा दी? फलक ने अपने एक एक शब्दों को चबाते हुए कहा। फलक की बात सुन वेदांत ने कुछ पल फलक के चेहरे की ओर देखा, फिर अपनी ठंडी नजरें मोहिनी की डेड बॉडी पर डाल अपनी सर्द आवाज में बोला, पार्टी नाइट इसने तुम्हें ड्रग दिया था बारबी, फिर तुम्हें मेरे रूम में भेज दिया ताकि मैं गुस्से में आकर तुम्हारी जान ले लूं। क्योंकि सब जानते हैं कि वेदांत सिंघानिया उसे सिड्यूस करने वाली लड़कियों के साथ करता क्या है। वेदांत की बात सुन फलक तुरंत बोली, तो आपने इस बात के लिए इसकी जान ले ली? अरे मैं तो आपके ही रूम में आई थी ना। और अगर इसने तुम्हें किसी और के रूम में भेजा होता बारबी तो? वेदांत फलक की बात बीच में ही काट कर बोला। वेदांत की बात सुन फलक बिल्कुल साइलेंट हो गई। आखिर ये सच हो तो था कि अगर मोहिनी उसे वेदांत के रूम में न भेजकर किसी और के कमरे में भेजती तो फलक के साथ कितना बुरा हो सकता था। ये सब बातें सोच फलक को भी अब मोहिनी पे तेज गुस्सा आने लगा। वेदांत ने उसके फेस एक्सप्रेशन को नोटिस किया और उसने तुरंत उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। फलक उसके अचानक ऐसा करने पर थोड़ा हड़बड़ा गई, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया। ये आप मुझे बार बार ऐसे बच्चों की तरह क्यों उठा लेते हैं? मैं चल सकती हूँ, मेरे पैर अभी भी सही सलामत है, तो आप ये मुझे बार बार गोद में उठाना बंद कीजिए, फलक ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। फलक की बात सुन वेदांत हल्का सा मुस्कुराया और फलक चेहरे को अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूं बारबी? वेदांत की बात सुन फलक ने उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर देखा तो वेदांत ने उसे देख आई विंक कर दिया।